नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 पर। एक नजर डालते हैं कि आखिर ये देश के आर्थिक भविष्य को मतलब हमारे फ्यूचर को कैसे एक नई शक्ल देने वाला है। तो देखिए, ये जो बजट है ना, इसे विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मतलब एक ऐसा भारत जो डेवलप्ड हो और इसमें एम्बिशंस और इंक्लूजन यानी महत्वाकांक्षा और सबको साथ लेकर चलने की सोच दोनों पर जोर दिया गया है। और इस बजट के पीछे की सोच क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान से काफी कुछ साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने दुविधा पर कार्रवाई, बयानबाजी पर सुधार और लोक लुभावनवाद पर लोगों को निर्णायक और लगातार चुना है। मतलब सीधा सीधा फोकस है एक्शन पर, रिफॉर्म्स पर और सबसे जरूरी लोगों पर। तो आगे हम किन चीजों पर बात करेंगे, एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले भारत के लिए क्या विजन है, फिर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, लोगों को एम्पावर करने के लिए क्या कदम है, और हाँ, वो सवाल जो हम सबके जहन में होता है, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा, और आखिर में टैक्स से जुड़े नए बदलावों को भी समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के विजन की। आखिर इस पूरे बजट के पीछे के गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी कि मूल सिद्धांत क्या हैं? सरकार ने इसमें 3 कर्तव्यों पर जोर दिया है। पहला, देश की इकोनॉमी ग्रोथ को तेजी देना और उसे बनाए रखना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उन्हें पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, जो हम सब सुनते आए हैं, सबका साथ सबका विकास। यही 3 पिलर्स हैं जिन पर सारी पॉलिसीज टिकी हैं। अच्छा, विजन की बात तो हो गई। अब आते हैं असली एक्शन पर। इकोनॉमी, देश के ग्रोथ इंजन को फ्यूल देने के लिए मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन से बड़े इन्वेस्टमेंट्स और रिफॉर्म्स की बात हो रही है? बजट में रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र है, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। मतलब 2025 से अब तक 350 से ज्यादा सुधार लागू किए जा चुके हैं। और इनका मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है रोजगार पैदा करना और ग्रोथ को रफ्तार देना। और रफ्तार देने के लिए सबसे बड़ा जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सोचिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगी। इससे सिर्फ सड़कें, पुल या पोर्ट्स ही नहीं बनेंगे, बल्कि लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी और इकोनॉमी को एक जबरदस्त पुश मिलेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इस सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का एक नया आउटले रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार चाहती है भारत एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बने और हम बाहर से सामान मंगाने पर कम निर्भर हों। हेल्थ सेक्टर में भी एक बड़ा कदम है। नई बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका मकसद बहुत जरूरी है। कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवाएं देश में ही बने ताकि वो सस्ती हों और हर किसी तक आसानी से पहुंच सकें। और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर भी काम हो रहा है ताकि सप्लाई चेन मजबूत हो। मिनरल्स से भरे राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। कंटेनर बनाने से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक के लिए खास प्रोग्राम है। और हाँ, छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड बनाया गया है। इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग की तो बात हो गई, लेकिन इन सबका फायदा लोगों तक कैसे पहुंचेगा? तो चलिए अब देखते हैं कि लोगों को एम्पावर करने के लिए यानी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए बजट में क्या खास है। सर्विसेज सेक्टर पर एक नया जोर देखने को मिल रहा है। जैसे 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे। एक नए केयर इकोसिस्टम के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे। इतना ही नहीं, 15,000 स्कूलों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का भी प्लान है। और ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। इस बजट के बाद हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? मतलब क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा? तो देखिए, अच्छी खबर ये है कि डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। लेदर का सामान और जूते चप्पल भी सस्ते होंगे। मोबाइल फोन और टैबलेट्स पर भी राहत मिलेगी। इसके अलावा माइक्रोवेव के पार्ट्स, विदेश घूमना और बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी भी सस्ती हो रही हैं। अब बात करें कि महंगा क्या हो रहा है, तो इंपोर्टेड शराब, कॉफी मशीनें, मिनरल्स, लग्जरी घड़ियां और सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं। और अब आखिर में बात करते हैं टैक्स की।
हमारे टैक्स सिस्टम में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ी खबर है एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसे और आसान बनाने की कोशिश की गई है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। और आम टैक्स पेयर्स के लिए इसमें क्या है? कुछ अहम बदलाव हैं। जैसे विदेश घूमने के पैकेज पे जो टैक्स 20% था, वो अब सिर्फ 2% लगेगा। रिटर्न फाइल करने की तारीख भी बढ़ाई गई है। अब 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। टीडीएस सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस भी अब आसान और ऑटोमेटेड हो जाएगा। साथ ही रिटर्न को रिवाइज करने का समय भी 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। और एक और जरूरी बात, मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स फ्री होगा। तो ये सब तो हो गई डिटेल्स, टैक्स में बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। लेकिन इन सब का बड़ी पिक्चर में क्या मतलब निकलता है? तो ये जो बजट है, ये बड़े बड़े इरादों और महत्वाकांक्षाओं का बजट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में वो फाइनल पुश है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा साल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हम बात कर रहे हैं साल 2026 की, एक ऐसा साल जो इंटरनेशनल क्रिकेट का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो जरा सोचिए क्या होता है जब 3-3 आईसीसी वर्ल्ड कप एक ही कैलेंडर साल में हो। इसका जवाब है जबरदस्त एक्शन, हाई स्टेक ड्रामा और क्रिकेट का ऐसा जश्न जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। हाँ बिल्कुल, 2026 में एक के बाद एक बड़े टूर्नामेंट्स की लाइन लगी है। ये साल दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार दावत होने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल के सबसे बड़े धमाके की, मेंस T20 वर्ल्ड कप। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये दुनिया की बेहतरीन टीमों के बीच इज्जत की लड़ाई है। तो इसकी डिटेल्स क्या हैं? 7 फरवरी से 8 मार्च तक इंडिया और श्रीलंका मिलकर इसे होस्ट करेंगे। 20 टीमें, 55 मैच, मतलब इसका स्केल कितना बड़ा है सोचिए जरा। अच्छा, तो ये टूर्नामेंट आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 8 में जाएंगी और फिर वहां से शुरू होगा नॉकआउट का असली रोमांच, सेमीफाइनल और फिर 8 मार्च को ग्रैंड फिनाले। ट्रॉफी तक का ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा बस ग्रुप ए को देखकर ही लग जाता है। भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और नामीबिया, इसे पहले से ही ग्रुप ऑफ राइवल्स कहा जा रहा है। और क्यों, ये तो साफ ही दिख रहा है। और ग्रुप ए का सबसे बड़ा मैच जाहिर है इंडिया बनाम पाकिस्तान। 15 फरवरी की इस तारीख को तो कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। कोलंबो में होने वाला ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन है जो सब कुछ थाम देता है। अब जैसे ही मेंस टूर्नामेंट का शोर थमेगा, सारी नजरें टिक जाएंगी विमेंस क्रिकेट पर, क्योंकि विमेंस T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल स्टेज पर छा जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 12 जून से 5 जुलाई के बीच इंग्लैंड विमेंस क्रिकेट के इस जश्न को होस्ट करेगा। 12 टीमें 33 मैचों में भिड़ेंगी और ये टूर्नामेंट विमेंस क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ग्रुप 1 में तो एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान जैसी पावर हाउस टीमें। वहीं ग्रुप 2 भी कुछ कम नहीं है, जिसमें मेजबान इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीमें शामिल हैं। और हाँ, ये जबरदस्त राइवलरी यहां भी देखने को मिलेगी। मेंस टूर्नामेंट की ही तरह विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। ये मैच 14 जून को खेला जाएगा। तो ये तो हुई आज के स्टार्स की बात, लेकिन 2026 में भविष्य के सितारे भी चमकने वाले हैं। साल का तीसरा बड़ा टूर्नामेंट है अंडर 19 वर्ल्ड कप, जहां क्रिकेट के अगले सुपरस्टार्स अपनी पहचान बनाते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप सिर्फ कोई जूनियर टूर्नामेंट नहीं है, ये वो नर्सरी है जहां से क्रिकेट के अगले लेजेंड्स निकलते हैं। हर 2 साल में होने वाले इस टूर्नामेंट का एक बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। इसका सफर 1988 में शुरू हुआ था। भारत ने अपना पहला टाइटल साल 2000 में जीता। 2016 में वेस्टइंडीज ने अपना पहला और इकलौता खिताब अपने नाम किया। अब सवाल यह है कि 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया में कौन सी टीम इतिहास रचेगी। और जब हम दबदबे की बात करते हैं तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है, पूरे 6 टाइटल। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 4 टाइटल के साथ। ये आंकड़े दिखाते हैं कि यूथ लेवल पर इन देशों का क्रिकेट सिस्टम कितना मजबूत है। और अगर कोई शक हो कि स्टेज कितना बड़ा है, तो बस इन नामों को सुनिए। ब्रायन लारा, इंजमाम उल हक, युवराज सिंह और हाँ, विराट कोहली भी।
ये सब के सब लेजेंड्स अपने शानदार करियर की शुरुआत इसी मंच से कर चुके हैं। सच में ये भविष्य के दिग्गजों का लॉन्च पैड है। तो कुल मिला के 2026 क्या लेकर आ रहा है? कुछ आंकड़े हैं जो इसकी पूरी कहानी बयां कर देते हैं और हमें बताते हैं कि ये साल कितना बड़ा होने वाला है। 55। जी हां, पूरे 55 मैच मेंस T20 वर्ल्ड कप में, मतलब एक महीने तक नॉन स्टॉप हाई ऑक्टेन क्रिकेट एक्शन। 33 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में 33 मैच। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वुमेन्स क्रिकेट अब किस मुकाम पर पहुंच चुका है। ये क्रांति से कम नहीं है। और 6 ये आंकड़ा है भारत की रिकॉर्ड U19 वर्ल्ड कप टाइटल्स का, जो ये दिखाता है कि क्रिकेट की अगली पीढ़ी को तैयार करने में भारत की महारत लगातार कायम है। ये एक ऐसी विरासत है जो बढ़ती ही जा रही है। तो हम एक ऐसे साल की दहलीज पर खड़े हैं जहां क्रिकेट के आज के दिग्गज और कल के सितारे दोनों एक साथ चमकेंगे। मेंस क्रिकेट का पावर गेम, विमेंस क्रिकेट की बढ़ती ताकत और युवा टैलेंट का कच्चा जुनून। 2026 क्रिकेट की कहानी कैसे लिखेगा? क्या ये साल किसी पुराने चैंपियन के नाम होगा या फिर कोई नया हीरो उभरकर सामने आएगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े स्पेस मिशंस में से एक गगनयान 1 की। देखिए, ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये भारत के लिए सितारों तक पहुंचने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। आज हम देखेंगे कि भारत का ये बड़ा सपना क्या है, गगनयान 1 में असल में क्या टेस्ट होने वाला है, इसके रोबोटिक पैसेंजर्स कौन हैं, और हाँ, ये सब भारत की भविष्य की योजनाओं से कैसे जुड़ा है। तो शुरुआत करते हैं उस बड़े सपने से जिसने इस पूरे मिशन को आप कह सकते हैं जन्म दिया। मतलब गगनयान कार्यक्रम के पीछे की असल सोच क्या है? देखिए, ये कोई आम मिशन बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा मिशन है जो भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की कतार में खड़ा कर सकता है जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये एक ऐसी उपलब्धि होगी जो जियोपॉलिटिकल और साइंटिफिक दोनों ही नजरियों से एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो लक्ष्य क्या है? बहुत बड़ा है। मतलब अमेरिका, रूस और चीन, इस एलीट क्लब के बाद भारत चौथा देश बनना चाहता है जो अपने दम पर इंडिपेंडेंटली इंसानों को स्पेस में भेज सके। सोचिए, ये भारत को एक स्पेस सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर देगा और दुनिया को ये भी दिखाएगा कि हाँ, हमारे पास भी वो क्षमता है कि हम सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर भी महारत हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं कहानी के मेन हीरो पर, यानी गगनयान 1 मिशन पर। ये असल में है क्या और इसमें क्या क्या होने वाला है? तो यहाँ पर मिशन की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात, ये एक अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट है, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं होगा। ऑपरेटर है इसरो और लॉन्च डेट जो अभी प्लान की गई है वो है मार्च 2026। रॉकेट होगा HLVM-3, ये LVM-3 का ही ह्यूमन रेटेड वर्जन है। और ऑर्बिट, ये जाएगी लो अर्थ ऑर्बिट में। तो असल में देखा जाए तो ये फ्यूचर की क्रूड फ्लाइट्स के लिए एक कह सकते हैं एक फुल ड्रेस रिहर्सल है। सब कुछ वैसा ही होगा, बस एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, ये एक पूरी ड्रेस रिहर्सल है। मतलब इसमें रॉकेट की परफॉर्मेंस से लेकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, क्रू एस्केप मैकेनिज्म और पृथ्वी पर सेफ वापसी तक हर एक चीज को टेस्ट किया जाएगा। हर सिस्टम को आप कह सकते हैं अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अब जाहिर है इतने बड़े विजन के पीछे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। ये जो 20,193 करोड़ की रकम है, ये सिर्फ इस एक मिशन के लिए नहीं है, नहीं, ये पूरे गगनयान प्रोग्राम के लिए है, जो आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी बड़ी योजनाओं की नींव रखने वाला है। तो इससे पता चलता है कि भारत अपने स्पेस प्रोग्राम को लेकर कितना सीरियस है। अच्छा, क्योंकि ये एक अनक्रूड मिशन है, इसमें कोई इंसान तो जा नहीं रहा, तो सवाल ये है कि स्पेसक्राफ्ट में बैठेगा कौन, मतलब कौन या क्या जो सारे सिस्टम्स को टेस्ट करेगा। तो चलिए मिलते हैं इसके रोबोटिक पैसेंजर्स से। तो ये है व्योमित्र, एक बहुत ही हाईटेक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट। संस्कृत में इसके नाम का मतलब भी बड़ा अच्छा है। व्योम मतलब अंतरिक्ष और मित्र मतलब दोस्त, तो अंतरिक्ष का दोस्त। व्योमित्र को खास तौर पे इसीलिए डिजाइन किया गया है कि वो स्पेस में एक इंसान की तरह बर्ताव करे, ताकि ये पता चल सके कि असली एस्ट्रोनॉट्स को वहां कैसा महसूस होगा। तो व्योमित्र का काम क्या होगा? वो एक तरह से ह्यूमन क्रू के लिए स्टैंड इन है। वो केबिन के अंदर का टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, इन सब पर नजर रखेगा।
कंट्रोल पैनल के स्विच ऑपरेट करेगा और ग्राउंड कंट्रोल को अलर्ट भी भेजेगा। मतलब ये पक्का करेगा कि फ्यूचर के एस्ट्रोनॉट्स के लिए सब कुछ बिल्कुल सेफ हो। लेकिन रुकिए 1 मिनट, व्योमित्र अकेला पैसेंजर नहीं है। इसरो कुछ और भी, कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मेहमानों को स्पेस में भेज रहा है, और वो हैं फ्रूट फ्लाइज, यानी कि फल मक्खियां। अब सवाल उठता है कि भला इन छोटे छोटे कीड़ों को स्पेस में भेजने का क्या साइंटिफिक कारण हो सकता है। तो असल में ये माइक्रोग्रेविटी और स्पेस रेडिएशन का जीवित प्राणियों पर क्या असर होता है, उसे समझने के लिए किया जा रहा है। चलिए अब जरा उस शानदार इंजीनियरिंग पर बात करते हैं जो इस मिशन को हकीकत बनाने वाली है। मतलब वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस उड़ान को मुमकिन बनाएगी। तो ये है HLV-M3 रॉकेट। ये भारत के सबसे पावरफुल रॉकेट LV-M3 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसे खास तौर पर ह्यूमन रेटेड बनाया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसमें सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा सिस्टम्स हैं। इसमें S-200 सॉलिड बूस्टर्स हैं, L-110 लिक्विड स्टेज है और एक नया बहुत ज़्यादा टेस्ट किया गया C-32 क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी है। यही सब मिलकर इसे स्पेस में भारी वजन ले जाने की ताकत देते हैं। और जब हम सेफ्टी की बात कर ही रहे हैं तो ये नंबर देखिए, 8000 से भी ज्यादा इतने ग्राउंड टेस्ट किए गए हैं ताकि हर सिस्टम भरोसेमंद हो। ये दिखाता है कि इसरो सेफ्टी को लेकर कितना कमिटेड है। वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, खासकर जब आगे चलकर इंसानी जान दांव पर लगने वाली हो। अब क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी पर सेफली वापस लाना ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें 1-2 नहीं बल्कि कुल 10 पैराशूट का एक बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया सीक्वेंस है। देखिए, पहले 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट खुलते हैं, फिर मॉड्यूल को स्टेबल करने के लिए 2 ड्रोप पैराशूट, इसके बाद 3 पायलट शूट निकलते हैं जो मेन पैराशूट को बाहर खींचते हैं, और आखिर में 3 बड़े मेन पैराशूट खुलते हैं जो मॉड्यूल को एक सेफ लैंडिंग स्पीड पर ले आते हैं। हर एक स्टेप का परफेक्ट होना जरूरी है। अच्छा, एक बात और, गगनयान 1 कोई अकेला मिशन नहीं है। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही बिजी और एक्साइटिंग दौर का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि इसरो और किन-किन मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। यहाँ इसरो की डबल स्ट्रैटेजी साफ दिखती है। एक तरफ है गगनयान जैसे बड़े नेशनल मिशन जो देश का मान बढ़ाते हैं, साइंटिफिक बाउंड्रीज को पुश करते हैं, और दूसरी तरफ है SSLV प्रोग्राम जो पूरी तरह से कमर्शियल है। इसका फोकस है ग्लोबल मार्केट के लिए छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना और रेवेन्यू जनरेट करना। और इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे स्पैडिक्स मिशन जिसमें स्पेस में डॉकिंग को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ये स्पेस स्टेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर SLLV का कमर्शियल लॉन्च है जो 2026 में एक ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट के लिए शेड्यूल्ड है। EO सैटेलाइट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, और तो और अब तो HAL L&T कंसोर्शियम भी PSLV रॉकेट बना रहा है ताकि लॉन्च की बढ़ती डिमांड पूरी हो सके। मतलब इसरो हर तरफ से पूरी रफ्तार में है। तो गगनयान 1 तो बस एक शुरुआत है, एक पहला कदम। चलिए अब उस अविश्वसनीय भविष्य पर एक नज़र डालते हैं जिसके दरवाजे ये मिशन खोलने जा रहा है। यहाँ असली लॉन्ग टर्म गोल सामने आता है। आज के ये जो मिशन है, ये असल में भविष्य में स्पेस में भारत की परमानेंट मौजूदगी की नींव रख रहे हैं। इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लंबे समय तक इंसानों का रहना और यहाँ तक कि चांद से सैंपल वापस लाने जैसे बड़े बड़े मिशन भी शामिल हैं। और ये रहा अगले दशक का एक्साइटिंग रोड मैप। देखिए, मार्च 2026 में गगनयान 1 ये अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, फिर 2027 में पहली क्रूड फ्लाइट गगनयान H1, 2028 में चंद्रयान 4 जो चांद से सैंपल वापस लाएगा, और उसी साल 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल भी लॉन्च हो जाएगा। और लक्ष्य है कि 2035 तक ये स्टेशन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाए। भविष्य सच में बहुत ब्राइट दिख रहा है। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, गगनयान 1 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये साइंस, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। तो जैसे जैसे भारत सितारों की ओर बढ़ रहा है, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि वो आगे क्या खोजता है। तो 2026 में अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम ग्लोबल मीटिंग नहीं होने वाली है, बल्कि ये इस पावरफुल ग्रुप की दिशा और कह सकते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सारी कहानी की जड़ पता है कहाँ है? इस एक बयान में,
G20 अब G100 बन गया है, ये कहा था अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने। और उनका मतलब क्या था? उनका मानना था कि भाई साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी में एजेंडा इतना ज्यादा फैला दिया गया, इतने सारे नॉन मेंबर्स को बुला लिया गया कि ये ग्रुप अपने असली मकसद, अपने कोर इकोनॉमिक फोकस से पूरी तरह भटक गया था। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप दोनों समिट्स के एजेंडे को देखकर लगा सकते हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ साउथ अफ्रीका का फोकस था सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी जैसे मुद्दों पर, और दूसरी तरफ अमेरिका इस ग्रुप को वापस खींचकर ला रहा है ठोस आर्थिक मुद्दों पर, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, नई टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एजेंडा नहीं बदल रहा, ये पूरी सोच बदल रही है। तो जैसा हमने देखा, ये सिर्फ एजेंडा बदलने की बात बिल्कुल नहीं है। ये G20 के अंदर एक बहुत बड़ा फेरबदल है, एक ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप्स में से एक की, कह सकते हैं, बुनियाद ही हिलाकर रख दी है। चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, ये सब कुछ हुआ कैसे। चीजें ना बहुत तेजी से बिगड़ी। 2025 के दौरान अमेरिका ने तैयारी बैठकों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। फिर जब जोहानिसबर्ग में मेन समिट हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति समेत 6 बड़े लीडर्स आए ही नहीं। इसके बाद G20 की प्रेसिडेंसी सौंपने को लेकर एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मतलब एक के बाद एक टेंशन बस बढ़ता ही गया। और आखिर में अमेरिका ने वो कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था, एक G20 मेंबर को ही अगले समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? देखिए, अमेरिका ने अपने फैसले के पीछे कई वजहें गिनाई हैं। पहला, उनका कहना था कि 2025 का एजेंडा बहुत ज्यादा फैला हुआ था। दूसरा, प्रेसिडेंसी ट्रांसफर को लेकर जो विवाद हुआ वो एक बड़ा मुद्दा था। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने साउथ अफ्रीका पर एक रैडिकल एजेंडा को बढ़ावा देने और यहां तक कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। साउथ अफ्रीका का क्या कहना है? उनके मुताबिक उन्होंने तो रिश्ते सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिका है कि सजा देने वाले कदम उठाए ही जा रहा है। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा के ऑफिस से जो बयान आया, उसमें इस फैसले को बहुत निराशाजनक बताया गया और कहा गया कि ये उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद हुआ है। तो इस पूरे फेरबदल के पीछे की असल सोच क्या है? अमेरिका की फिलॉसफी है बैक टू बेसिक्स। मतलब G20 को वापस उसकी जड़ों की ओर ले जाओ। उसका जो असली इकोनॉमिक मिशन था उस पर वापस फोकस करो और बाकी सब गैर जरूरी चीजों को हटा दो। और ये जो बैक टू बेसिक्स वाला एजेंडा है, ये 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला, अनलीशिंग प्रॉस्पेरिटी, मतलब नियमों का बोझ कम करो ताकि इकोनॉमी आगे बढ़े। दूसरा, अनलॉकिंग एनर्जी, यानी सस्ती और सुरक्षित एनर्जी सप्लाई पर ध्यान दो। और तीसरा, सबसे अहम, पायनियरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसका सेंटर पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। और रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। फाइनेंस ट्रैक पर भी बड़े प्लान्स हैं। अमेरिकी ट्रेजरी का फोकस रहेगा फाइनेंशियल रेगुलेशंस को मॉडर्न बनाने पर, देशों के कर्ज में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने पर, और हाँ, डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, इसके लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम को सपोर्ट करने पर। जाहिर है, इतने बड़े बदलाव का डिप्लोमैटिक असर भी जबरदस्त होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस नए G20 में कौन अंदर है और कौन बाहर? 2026 की गेस्ट लिस्ट में कुछ बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ा फेरबदल। एक तरफ साउथ अफ्रीका, जो G20 के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहा है, वो अब इस लिस्ट से बाहर है। और दूसरी तरफ उसकी जगह पर पोलैंड को 2026 की मीटिंग्स में हिस्सा लेने का न्योता दिया गया है। और सिर्फ पोलैंड ही नहीं, अमेरिका ने गेस्ट के तौर पर कई और देशों को भी बुलाया है। लिस्ट में हैं आयरलैंड, कजाकिस्तान, सिंगापुर, स्पेन और उज़्बेकिस्तान। साफ है, ये लिस्ट अमेरिका की बदलती प्रायोरिटीज और नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तरफ इशारा कर रही है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, G20 की प्रेसिडेंसी का मतलब सिर्फ 2 दिन का एक बड़ा सा समिट नहीं होता। अरे नहीं, ये तो एक विशाल, पूरे साल चलने वाला महाअभियान है। इसमें सैकड़ों मीटिंग्स होती हैं और इसके पीछे का लॉजिस्टिक्स वो तो कमाल का होता है। जरा इस शेड्यूल पर नजर डालिए। ये अमेरिकी सरकार के फेडरल रजिस्टर से लिया गया ऑफिशियल शेड्यूल है और ये इस इवेंट के स्केल की पूरी कहानी बताता है। देख रहे हैं, पूरे साल अलग अलग मीटिंग क्लस्टर्स हैं और हर क्लस्टर कई कई हफ्तों तक चलता है। मतलब फरवरी से लेकर अक्टूबर तक ये एक नॉन स्टॉप सिलसिला है। और इन मीटिंग्स के पीछे का लॉजिस्टिक्स तो सोचकर ही सिर चकरा जाए।
सोचिए, हर एक मीटिंग क्लस्टर के लिए वेन्यू को 5 दिन पहले चाहिए सिर्फ सेटअप के लिए, फिर 2 पूरे दिन लगते हैं सब कुछ समेटने में, 25 तक अलग अलग बायलैटरल मीटिंग रूम्स चाहिए और करीब 1000 लोगों के लिए केटरिंग की जगह। कमाल है। और ये नंबर देखिए, 1500। ये क्या है? ये सिर्फ एक मीटिंग क्लस्टर के लिए जरूरी होटल रूम्स की पीक संख्या है। 1500 कमरे। बस इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इवेंट कितना बड़ा होता है। तो इन सारे बदलावों का, इन सारे फेरबदल का आखिर मतलब क्या है? दांव पर क्या लगा है? सच पूछिए तो दांव पर लगा है ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पूरा भविष्य। अमेरिका का मकसद है G20 को वापस वहीं ले जाना जहां से ये शुरू हुआ था। याद है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? G20 उसी वक्त बना था और उसका एक ही काम था, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल बिठाना ताकि ऐसे संकटों से मिलकर निपटा जा सके। बस इसी कोर आइडिया पर वापस लौटना है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज की दुनिया में देखिए, देशों के बीच आपसी विश्वास की भारी कमी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर है। ऐसे माहौल में किसी भी तरह का कॉपरेशन हासिल करना बेहद बेहद मुश्किल काम है। और यहीं पर आकर हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या एक छोटा और ज्यादा फोकस G20 दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा असरदार साबित होगा, या फिर ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए सबका साथ होना, यानी एक व्यापक सहमति ही एकमात्र रास्ता है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन 2026 का समिट इसकी पहली झलक हमें जरूर दिखा सकता है। सोचिए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो भारत के हर बच्चे को आने वाले कल के लिए तैयार करे। ये एक बहुत बड़ा सपना है और अब ये एक बड़ी योजना की शक्ल भी ले चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सपना सच हो पाएगा? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। अब सोचिए जरा, इतने बड़े और इतने विविध देश में अगर पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना हो तो इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस बड़े सवाल का जवाब सरकार ने एक नए ब्लूप्रिंट के साथ दिया है। एक ऐसा विजन जो हमारे सीखने सिखाने के पूरे तरीके को ही बदल देना चाहता है, और इसी का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, ये कोई मामूली पॉलिसी अपडेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। 1986 के बाद, यानी 30 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद, ये शिक्षा में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव है। इसका मकसद ही यही है कि भारत के भविष्य को देखते हुए सीखने की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से गढ़ा जाए। और इस पॉलिसी की जो फिलॉसफी है ना, वही इसे खास बनाती है। ये सिर्फ क्या सोचना है पर नहीं, बल्कि कैसे सोचना है पर जोर देती है। मतलब ये रट्टा मारने वाले सिस्टम को बदलकर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने की बात करती है। तो चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि ये नया ब्लूप्रिंट आखिर हमारे एजुकेशन के ढांचे में कौन-कौन से बड़े बदलाव लाने वाला है। सबसे पहला और बड़ा बदलाव, पुराने 10+2 सिस्टम को अब भूल जाइए। उसकी जगह अब ये 5+3+3+4 का नया स्ट्रक्चर होगा। यानी अब पूरा सिस्टम 4 हिस्सों में बटा होगा, जो हर उम्र के बच्चे की जरूरतों पर फोकस करेगा। शुरुआत में खेल-खेल में सीखना और बाद में विषयों की गहरी समझ। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ है। अब स्टूडेंट्स साइंस के साथ म्यूजिक ले पाएंगे या मैथ्स के साथ स्पोर्ट्स। क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। कम से कम क्लास 5 तक अपनी मातृभाषा में पढ़ने पर जोर होगा। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम किया जाएगा और रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबर नहीं बताएंगे, बल्कि बच्चे की स्किल्स और टैलेंट के बारे में भी बताएंगे। अच्छा, एक बेहतरीन प्लान बना लेना तो कह सकते हैं कि आधा काम है। असली चुनौती तो उसे लागू करने में आती है, और इसके लिए हमें उस विशाल सरकारी मशीन को समझना होगा जो इस पूरे बदलाव को जमीन पर उतारेगी। किसी भी पॉलिसी की कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि उसे लागू करने वाला सिस्टम कैसा है। और इस सिस्टम को, इस मशीन को समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं छत्तीसगढ़ के एजुकेशन पोर्टल पर। और जैसे ही हम इस पोर्टल पर जाते हैं, हमें इस प्रशासनिक मशीन की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखती है। अपनी ही भाषा, अपने ही नियम। जैसे ये शब्द देखिए, वरिष्ठता सूची, यानी कि सीनियरिटी लिस्ट्स। इससे पता चलता है कि सिस्टम के लिए प्रक्रियाएं कितनी जरूरी हैं। इसी सीनियरिटी के बेस पर फिर जारी होते हैं पदस्थापना आदेश, मतलब पोस्टिंग ऑर्डर्स। यही तय करते हैं कि कौन सा टीचर कहाँ पढ़ाएगा। ये इस मशीन का एक और बहुत जरूरी पुर्जा है।
और फिर ये सिलसिला चलता रहता है काउंसलिंग की सूचनाओं के साथ, जो प्रमोशन और पोस्टिंग से जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ एक राज्य की कहानी है। सोचिए जरा, पूरे देश में हर दिन ऐसे सैकड़ों हजारों सर्कुलर और आदेश जारी होते होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रशासनिक ढांचा कितना विशाल है जिसे इस नई पॉलिसी को लागू करना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एनईपी का जो इतना बड़ा सपना है वो इस जमीनी हकीकत से कैसे जुड़ेगा? तो अच्छी बात यह है कि काम शुरू हो चुका है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने एनईपी को लागू करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब जरा मध्य प्रदेश से आई इस छोटी सी सूचना को देखिए। इसमें बस एक एंट्रेंस एग्जाम का टाइम बदला गया है। शायद ये कोई बहुत बड़ी खबर ना लगे, लेकिन सच कहूं तो इम्प्लीमेंटेशन की असलियत यही है। इतने बड़े बदलाव ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से ही तो होते हैं। तो पॉइंट ये है कि एनईपी को लागू करना कोई बटन दबाने जैसा काम नहीं है। ये तो लाखों छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों की एक लंबी चेन है, एग्जाम का टाइम बदलने से लेकर सिलेबस में नए सब्जेक्ट्स जोड़ने तक। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एजुकेशन रिफॉर्म की दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनियाओं में ले आती है। एक तरफ है ब्लूप्रिंट की दुनिया, जो बात करती है बड़े बड़े आइडियाज की, होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल। और दूसरी तरफ है उस मशीन की दुनिया जो अपनी ही भाषा में काम करती है, वरिष्ठता, सत्यापन, पद स्थापना। भारत की शिक्षा का भविष्य इसी बात पर टिका है कि क्या ये दो दुनियाएं एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। तो मंजिल तो साफ है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये मशीन इस लंबे और मुश्किल सफर के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ हमारी सरकार को बल्कि हम सबको मिलकर खोजना होगा। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं साल 2026 की और खेल की दुनिया की उन कहानियों की जो हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। कभी सोचा है कि कोई एक साल स्पोर्ट्स की दुनिया में इतना खास क्यों बन जाता है? क्या ये सिर्फ जीत और हार के नंबर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो मैदान पर और मैदान के बाहर लिखी जाती है। और 2026 तो भाई वैश्विक त्योहारों, जबरदस्त टक्करों और कुछ कमाल की व्यक्तिगत जीतों का साल रहा। तो आज हम फरवरी 2026 की 3 ऐसी ही अलग-अलग कहानियों को देखेंगे जो हमें ले जाएंगी एक ग्लोबल स्टेज से लेकर राष्ट्रीय गौरव और एक अकेले खिलाड़ी के सपने तक। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं सबसे बड़े मंच पर, इटली में हुए 25वें विंटर ओलंपिक्स मिलानो कॉर्टिना 2026। अब ये जो मेडल टैली है ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक कहानी बताती है। नॉर्वे का दबदबा देखिए, लगातार चौथी बार टॉप पर, और उन्होंने नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। और दूसरी तरफ मेजबान इटली, जिसने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। वाह! और ये खेल कितने बड़े थे, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 92 देश, लगभग 3000 एथलीट। और इस बार एक नया खेल भी शामिल हुआ, स्की माउंटेनियरिंग। लेकिन सबसे खास बात क्या थी? ब्राजील और जॉर्जिया जैसे देशों का मेडल जीतना। ये उनके लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि ये देश विंटर स्पोर्ट्स में ज्यादा जाने नहीं जाते। पर देखिए, हर बड़े कहानी की तरह यहाँ भी दो पहलू थे। एक तरफ तो शानदार आयोजन, पहली बार 2 शहर मिलकर मेजबानी कर रहे थे। सैन सीरो जैसे स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी, सब कुछ बहुत ग्रैंड था। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुछ वेन्यूज बनने में देरी हुई और खर्चे को लेकर भी काफी विवाद हुए। तो ये खेल थे भव्यता और चुनौतियों का एक मिला-जुला रूप। तो चलिए अब बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर सीधा चलते हैं क्रिकेट के मैदान में, जहां माहौल बिल्कुल गर्म था। T20 वर्ल्ड कप। और यहाँ प्रेशर बिल्कुल अलग लेवल का होता है। एक खिलाड़ी, एक पारी और पूरा मैच पलट सकता है, जैसे कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने किया। स्टार स्पोर्ट्स ने बिल्कुल सही कहा था, उनकी वो सेंचुरी कमाल की थी। और इसी के साथ वो T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले पहले कप्तान भी बन गए, इतिहास बन गया। उस वक्त टूर्नामेंट अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था, सुपर 8 स्टेज। मतलब हर मैच एक नॉकआउट जैसा, जीतो तो आगे, हारो तो घर। को होस्ट श्रीलंका बाहर हो चुका था और इंडिया के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी। हर एक रन, हर एक विकेट कीमती था। और ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि एक कप्तान दबाव में कितना बड़ा फर्क ला सकता है।
एक तरफ है हैरी ब्रुक का शतक और दूसरी तरफ इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने टूर्नामेंट का एक बड़ा स्कोर बनाया था। अब उम्मीदें उन्हीं पर थीं कि वो भी कुछ ऐसा ही कमाल करें और टीम को जीत दिलाएं। लेकिन बड़े-बड़े स्टेडियमों और दुनिया भर की नज़रों से दूर कुछ और कहानियां भी लिखी जा रही थीं। तो अब हम भीड़ के शोर से निकलकर एक शांत 4 दीवारों वाले कोर्ट में चलते हैं। हमारी अगली कहानी है एक उभरते हुए सितारे की, एक ऐसी खिलाड़ी की जो अपने खेल में नई ऊंचाइयों को छू रही थी, अनाहत सिंह। हाँ, तो बात हो रही है स्क्वॉश की। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये एक बहुत तेज रफ्तार वाला रैकेट स्पोर्ट है। इसमें जबरदस्त फुर्ती, कमाल की स्ट्रैटेजी और स्टैमिना चाहिए होता है, और इसे दुनिया भर में वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन कंट्रोल करता है। तो अनाहत सिंह, ये नाम फरवरी 2026 में हर जगह छाया हुआ था। वो सिर्फ मैच नहीं जीत रही थीं, वो एक के बाद एक बड़े टाइटल अपने नाम कर रही थीं। ब्रिटिश जूनियर ओपन, एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। वो भारत में हजारों युवा एथलीट्स के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी थीं। उनकी वजह से देश में स्क्वैश की लोकप्रियता भी बढ़ रही थी। तो ये 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां, एक बर्फीले पहाड़ों की, एक क्रिकेट के मैदान की और एक स्क्वॉश कोर्ट की। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? यही कि स्पोर्ट्स का कोई भी यादगार साल असल में 3 परतों से बना होता है। पहली परत है ग्लोबल फेस्टिवल, जैसे ओलंपिक्स, जो 92 देशों को एक साथ ले आया। दूसरी परत है नेशनल ड्रामा, T20 वर्ल्ड कप जैसा, जहां टीमों की दुश्मनी और उम्मीदों का बोझ एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। और तीसरी सबसे जरूरी परत है एक व्यक्तिगत सफर, अनाहत सिंह जैसी खिलाड़ी का, जो अपने दम पर एक सपना पूरा कर रही थी। तो निष्कर्ष यही है कि खेल में महानता हर जगह है, बड़े से बड़े मंच पर भी और एक अकेले खिलाड़ी के संघर्ष में भी। इटली के पहाड़ों से लेकर कोलंबो के क्रिकेट ग्राउंड तक 2026 ने हमें हर तरह की कहानी दी। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि खेल का अगला चैप्टर कौन लिखेगा? कौन सी नई कहानियां और कौन से नए हीरो हमें देखने को मिलेंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।